Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to discuss talks और today we are going to discuss almost 10 talk station. ये बिल्कुल वही talks है बेटा जो कि मेरे first time I have given the talks और उसके अंदर जो talks मैंने stations मुझे आए थे and have tried कि मैं बिल्कुल उसी तरह की जो हैं clinical picture जो उन्होंने उसके अंदर दी हुई थी वो मैं इसमें ऐड करूँ और टास्क भी तकरीबन वही ऐड करूँ, ठीक है। बट इट विल बी अ बिट ऑफ डेफिनेटली जो मुझे एग्जैक्टली तो वो पिक्चर्स या वो स्टाइल से नहीं मिली लेकिन हैव ट्राइड। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेशन वाज ऑफ सिनेरियो। इसके अंदर पिक्चर नहीं थी अवेलेबल, पिक्चर उन्होंने हमें नहीं दिखाई थी, बट उन्होंने एक हमें सिनेरियो दिया था ऑफ अ पेशेंट विद नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। वैल्यूज दी हुई थी जिस तरह कि मैंने आपको इसमें ये भी सिनेरियो बनाया हुआ है कि रेज्ड टीएलसी काउंट, पेशेंट का टीएलसी काउंट रेज था, उसकी वैल्यू उन्होंने हमें बताई हुई थी। एचबी लो था विद इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड सीके लेवल्स, और उसके साथ पेशेंट जो था वो नॉन डायबिटिक था विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी उसकी, और आई थिंक इट वाज अबाउट 300 और अबव जो उन्होंने हमें मेंशन किया था। अलॉन्ग विद क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स थे कि वो स्किन ओवर दैट एरिया जो है उसकी एंगल ऑफ द मैंडिबल पे इट इज़ एडिमेटस एंड रेडिश एंड वो बिल्कुल जैसे नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस की इनिशियल स्टेजेस होती हैं, रिदमा रेडनेस ही, वो उन्होंने हमें साइन एंड सिम्टम्स जो थे वो मेंशन किए। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने हमें बताया था कि एक इन्फेक्टेड टूथ पड़ा है, मोलर पड़ा है जिसके साथ ये एसोसिएटेड है। सो उसके अंदर जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे दैट वाज कि डायग्नोज द केस, क्योंकि उसके अंदर टिपिकली नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का सारा वो पता चल रहा था कि ऊपर नेक्रोसिस भी है, ब्लैकिश हो रहा है एंड अलॉन्ग विद दैट एसोसिएटेड स्किन एरिथेमेटस है। तो वो बिल्कुल नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस की पिक्चर थी उसके अंदर। सो डायग्नोसिस पूछा हुआ था, देन दे केम टू द मैनेजमेंट। सो ये आगे नीचे सारे आपको नोट्स जो हैं ये अवेलेबल हैं, ये आप पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ इसके बारे में मोटा-मोटा बताती जाती हूँ कि जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए एंड द वे आई अप्रोच्ड इट। तो डायग्नोसिस के बाद जब उन्होंने मैनेजमेंट पूछी तो जैसे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि बेटा जो भी आप लोगों ने बताना है ना, चाहे आप पैनफेशियल ट्रॉमा बता रहे हैं, चाहे आप टीएमजे बता रहे हैं, ऑर्थोग्नेथिक बता रहे हैं, कोई सिस्टम ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है, कुछ भी ऐसा बता रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग यू विल से इज आई विल डिस्कस द पेशेंट इन एमडीटी, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे कि इसके अंदर फिर जब मैंने आई हैव सेड दैट तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट एमडीटी, मतलब उसके अंदर जो है वो टीम मेंबर्स आपके क्या क्या होंगे। तो इसके अंदर आई हैव मेंशन कि एमडीडी के अंदर जनरल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड आईसीयू स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट फिर उन्होंने हमसे उसकी जब मैंने उनसे कहा कि आई विल फर्स्ट हॉस्पिटलाइज द पेशेंट एंड आपने जो है एमडीटी जैसे मैंने बताया वो लाजमी है, आपने हर पेशेंट का सबसे पहले आपने स्टार्ट ही उससे एमडीटी से करना है। फिर देन जो अंडरलाइंग कंडीशन है, कोई भी इन्फेक्टिव पेशेंट है, फॉर एग्जांपल म्यूकोर माइकोसिस है या नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस है या कोई भी आपको ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या अंडरलाइंग कंडीशन, अनकंट्रोल्ड अंडरलाइंग कंडीशन के साथ आता है, तो फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा कि आई विल स्टेबलाइज द अंडरलाइंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, कैसे करेंगे हम उसको स्टेबलाइज, वो हम नहीं करेंगे। वी विल रेफर द पेशेंट टू अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, और वो उसकी जो है वो डेफिनेटली जैसे डायबिटिक है, अगर म्यूकोर है, जब हम म्यूकोर का भी लॉन्ग केस करवाऊंगी आपको तो उसमें भी हम आपको डिटेल बताएंगे कि आपने क्या लिख के रेफर करना है, कैसे वो उसको स्लाइडिंग स्केल पर डालते हैं, व्हाट इज़ एक्चुअली अ स्लाइडिंग स्केल, और डायबिटिक पेशेंट को कैसे इंसुलिन पर डालना होता है, कितने यूनिट्स आपकी कितने ग्राम्स पर डेसीलीटर इंक्रीज हो तो कितने यूनिट्स लगाते हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम उसको करेंगे नहीं, और अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपने ये बोलना नहीं है अनटिल अनलेस के आपसे एग्जामिनर पूछे कि जी डॉक्टर साहब कैसे करेंगे। ठीक है, अदरवाइज यू विल जस्ट से, जैसे मैंने आपको बताया कि आई विल डिस्कस द पेशेंट इन एमडीटी विद माय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एंड देन ही विल आस्क यू, मैंने आपको जिक्र किया कि मैं आई जस्ट स्टॉप ओवर हेयर, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके एमडीटी के अंदर कौन कौन से जो हैं वो लोग शामिल होंगे वो बताएं। फिर मैंने उन्हें आंसर किया एंड देन फिर मैंने से नेक्स्ट स्टेप वुड बी मैं आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द पेशेंट आई ट्राई टू स्टेबलाइज द अंडरलाइंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो उसके अंदर भी फिर उन्होंने से पूछा कि वो कैसे करेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि आई रेफर द पेशेंट विद द मेडिकल स्पेशलिस्ट।
ठीक है? उसको हमने नहीं करना। सो इस इन कुछ चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप उसको बोल देंगे कि मैं ऐसे-ऐसे करूँगी, तो वो उसके अंदर फँस जाएँगे आप, ठीक है? बिकॉज़ वो हमारा डोमेन नहीं है और हम उसको खुद नहीं करते। बिल्कुल बेटा, जिस तरह आप अपने वर्ड्स में करते हैं, आपने उसी तरह ही जवाब देना है। उसी चीज़ से पता चल जाता है एग्ज़ामिनर को इन्होंने पेशेंट किया हुआ है या ये सिर्फ़ किताब पढ़ के आया है और हवा में बात कर रहा है। अच्छा, इसके आगे मैनेजमेंट सारी मैंने डिटेल में दी हुई है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट दैट। अच्छा, देन जो चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी थी, डेथ रेट, प्रोग्नोसिस। अच्छा, टोक्स के अंदर लॉन्ग केस में, शॉर्ट केस में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एग्जामिनर के पास एक की अवेलेबल होती है, क्योंकि ये सारे जो स्टेशंस हैं, ये कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मतलब लाहौर और कराची बेसिकली हमारा सेंटर बनता है। तो ये की उनके हर एग्जामिनर के पास एक ही होती है, मतलब सेम होती है ना, क्योंकि उसको हर बच्चे को उसी क्राइटेरिया के ऊपर एवेलुएट करना होता है। ठीक है? तो सारों के से सवाल इधर-उधर, फिर अगेन आई एम सेइंग कि आप जिस तरह का जवाब देते हो, तो थोड़ा बहुत सब क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट मेन क्वेश्चंस वही होते हैं, क्योंकि उन्होंने की के ऊपर मार्क करना होता है। सो की के अंदर वाज़ द डायग्नोसिस, देन द मैनेजमेंट, देन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या-क्या आपके पास अवेलेबल हैं, प्रोग्नोसिस था, एंड इन द एंड दे आस्क्ड मी अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो बेटे जी, ये आपको मैंने इन द एंड ये दिया हुआ है। ये क्लासिफिकेशन दे आस्क्ड अस एट दैट टाइम, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 पीपल वर विद मी जिन्होंने पहले टॉक्स दिया, एंड देन दे वर ऑलमोस्ट 17 बच्चे जिन्होंने बाद में दिया। ऑल ऑफ देम, नॉट अ सिंगल पर्सन नोज दिस क्लासिफिकेशन। इवन ये कि जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहे थे, उनको भी, आई वोंट टेक द नेम, लेकिन उनको भी ये नहीं आता था, बिकॉज एवरी टाइम नेक्स्ट जब बच्चे से वो पूछते थे, तो वो पहले अपना पेपर उठाते थे और देन ही रीड इट के LNC करके ऐसे पूरा वो बोलते थे। सो दिस वाज बेसिकली, फिर अगेन कि इट वाज रिटन इन दी की probably that you should ask the LRINEC क्लासिफिकेशन ऑफ द नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। तो वो हमसे पूछते थे, ठीक है? सो ये आई हैव गिवन इट हियर, एट दैट टाइम आई डिडंट नो दैट। लेकिन फिर मैं आपको वही बात करूँगी, व्हाट एक्चुअली दे वर लुकिंग फॉर इज़ द अप्रोच। इन द एंड मैंने इसको स्किप कर दिया था। एक और फिर वही बात कि आपको जो इम्पोर्टेंट टेक्नीक टिप है, वो ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पहली बार आप सुन रहे हो, आपके पास कोई क्लू भी नहीं है, कोई आप तुक्का भी नहीं मार सकते। तुक्का भी हमेशा बेटा आपने मारना है, तो आपने पीछे बैक ऑफ द माइंड सोच के मारना है। हवा में नहीं मारना, दैट वुड बी अ ब्लंडर, ब्लंडर नहीं मारना, ठीक है? अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं एंड यू एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया अबाउट इट, जस्ट से इट कि सॉरी सर, आई डोंट नो, ठीक है? टू सेव योर टाइम, हो सकता है नेक्स्ट सवाल जो वो आपसे करे, दैट वुड बी यू मतलब वो आपको बहुत अच्छा आता हो और आप उसके अंदर अपने मार्क्स गेन कर लें, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल्सो अ टिप अबाउट इट। देन जब हमने एंड किया, जब मैंने आपको बताया कि उन्होंने हम मुझसे ये पूछा था और दैट जो है वो मैंने उनसे कह दिया था कि सॉरी सर, आई डोंट नो। तो इन द एंड ही वुड से कि अच्छा, आखिर में पेशेंट आपके पास स्टेबलाइज हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? तो मैंने उनसे कहा कि आई फॉलो अप पे पेशेंट को डाल दूँगी और मैं देखूँगी। तो ही सेड कि वो आपके पास फिर दोबारा आ गया है आफ्टर 2 वीक्स, तो फिर आप क्या करेंगी? या आफ्टर 1 मंथ? सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो दैट इज़ कि जो आपका इन्फेक्टेड टूथ है, उसको भी एक्सट्रैक्शन आपने करके भेजनी है। डेफिनिटली द कॉज़, उसको तो आपने रिमूव करना ही करना है। सो दैट वाज़ अ पॉइंट। इसके भी मार्क्स की में थे। अच्छा जी, सेकंड स्टेशन वाज़ ऑफ अ पेशेंट, ठीक है? देन अगेन ये मैंने आपको जो है ये इसकी दी हुई है, बिल्कुल ये इसी तरह से अगर आप इसको देख सकें ज़ूम करके भी, बिल्कुल इसी तरह से क्लिनिकल पिक्चर दी हुई थी। इसके अंदर तो इन्होंने पेशेंट जो बी पेशेंट की पिक्चर है, ठीक है? Clinically photograph showing the distortion of the right mandibular angle from tumor and submaxillary mass, ठीक है? ये that was actually not given at that time। इसके अंदर एक ही पिक्चर दी हुई थी बच्चे की, जो कि ये बिल्कुल जिस तरह आपको ये डी पे नज़र आ रहा है, ठीक है? ये बिल्कुल डी और ई सॉर्ट ऑफ पिक्चर, क्लिनिकल पिक्चर उन्होंने दी हुई थी। अलोंग विद दैट ये आपको जो सी के ऊपर नज़र आ रहा है एमआरआई, बिल्कुल इस तरह का एक एमआरआई था, जिसके अंदर जो है ये प्रोबेबिलिटी 1 है, तो दैट वाज़ T2 वेटेड। और
उसके अंदर जो था वो बिल्कुल वाइट कलर की जो थी वो आपको एक स्वेलिंग सी एक मैस सा नज़र आ रहा था एमआरआई में। दैट वाज़ हाइपर इंटेंस वाइट। आपको पता है कि ये आपको सीटी अब एमआरआई भी पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे कि सीटी स्कैन के अंदर आपको हाइपर डेंस कहना होता है, हाइपो इंटेंस कहना होता है, और वो किस ब्रेन पैरेन्काइमा से उससे उसकी वो होती है, बोनी विंडो क्या होती है, सॉफ्ट टिश्यू विंडो क्या होती है, कंट्रास्ट एनहांस कैसे पता चले, ये सारी बातें हम आपको सीटी स्कैन और जब बताएँगे एमआरआई तो उसके अंदर आपको डिटेल बताएँगे, ठीक है? T1 क्या होता है, T2 वेटेड क्या होता है, हाइपर इंटेंस, हाइपर इंटेंस, ये सारी बातें बताऊँगी। राइट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस केस। सो क्लिनिकल पिक्चर बिल्कुल ऐसी जैसे ये ई के ऊपर आपको नज़र आ रही है, अलोंग विद दैट ये सी के ऊपर जो आपको एमआरआई नज़र आ रहा है, इसी तरह का एक एमआरआई था, बट वो जो था इसका जो हमें मैच नज़र आ रहा था वो हाइपर इंटेंस था। दैट इज़ एब्सोल्युटली लाइक दिस, जो कि तकरीबन पूरा कवर कर रहा था आईज़ को, फेस को एंड अपर जॉ तक वो स्टैंडर्ड था। इसके अंदर आंसर के अंदर मैंने बिल्कुल ये इसी तरह से जिस तरह से आपने एग्ज़ैक्टली उस वक़्त बताना है, मैंने ये बिल्कुल इसी तरह से इसको लिखा है। बिकॉज़ द एग्ज़ामिनर एट दैट स्टेशन उन्होंने मुझे कहा कि आप देख लें ये क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद सिनेरियो था, टास्क गिवन नहीं थी, एंड ही आस्क्ड मी कि जी डॉक्टर साहब, जब 5 मिनट गुज़र गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस एंड व्हाट हैव यू सीन? सो अगर इस तरह का आपके पास आएगा तो आपने सबसे पहले ये बात याद रखिए कि टक करके डायग्नोसिस नहीं बताना। ये बात मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ कि आपको उन्होंने नॉलेज नहीं देखना, आपकी अप्रोच देखनी है, ठीक है? तो अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि फर्स्ट गो में ठा करके आपने उनको डायग्नोसिस नहीं बताना। बेटा क्लिनिकल पिक्चर और सिर्फ सीटी स्कैन देख के आप ये नहीं बता सकते कि दिस इज़ एन जुवेनाइल ऑसिफाई फिब्रोमा, फिब्रस डिस्प्लेसिया और इविक सार्कोमा और एनीथिंग एल्स। डेफिनिटिव डायग्नोसिस आप हमेशा, आपको पता है, हिस्टोपैथ पर पता चलेगा। तो अगर आपको हिस्टोपैथ अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी क्लिनिकल पिक्चर को डिस्क्राइब करें, उसके सीटी स्कैन या एमआरआई को डिस्क्राइब करें एंड चुप कर जाएँ, ठीक है? टेक योर टाइम। फिर मैं अगेन एंड अगेन इस टेक्निक को आपको कहना चाह रही हूँ, आई हैव एक्सप्लेन दैम कि दिस इज़ अ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ, क्योंकि उसमें सिनेरियो में लिखा हुआ था 13 ईयर ओल्ड, तो मैंने आई हैव एक्सप्लेन दैम कि दिस इज़ अ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड मेल टेकन ऑन, बिकॉज उसमें लिखा हुआ था टाइम भी टेकन ऑन दिस डेट एंड दिस ईयर। फिर अगेन मैं मेंशन करूँगी कि हर चीज़ जो बता रहे हैं उसके लॉजिक आपको पीछे पता होना चाहिए। बिकॉज़ इफ़ दे आस्क के डॉक्टर साहब आप डेट क्यों मुझे बता रही हैं, तो आप उनको बता सकें बिकॉज़ कि अगर इसको ये दिसंबर 2010 में लिया हुआ है और फिर हमारे पास एक दिसंबर 2012 में ये बच्चा आता है, तो वी शुड नो कि 2 साल का इसका क्या डिफ़रेंस इसकी स्वेलिंग के अंदर आया है। ठीक है? बिकॉज़ आपको पता है कि जो भी फिब्रिस डिस्प्लेज़िया या ओसिफिक फिब्रोमास वगैरह हैं, इनकी हमने एग्रेसिवनेस को नोट करना होता है, देखना होता है कि ये प्रोग्रेसिवली कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है? सो I have explained कि this is a clinical picture of 13-year-old male taken on this showing, जैसे कि बिल्कुल इसके अंदर मैं आपको फिर दोबारा बताती हूँ, having hypertelorism along with that frontal bossing and the flatness of the nasal bridge, bulging of the maxillary area and this and that, ये सारा नीचे लिखा हुआ है बेटा, वो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? सो दिस इज़ द वे कि आपने क्लिनिकल पिक्चर डिस्क्राइब करनी है। देन second picture was, I told them that this is an MRI T1 weighted or T2 weighted whatsoever taken on this of the same male patient, and it is showing the increased distance between the both of the orbits, along with that hyper intense mass extending from the um, किसको कहना चाहिए, मीडियल ऑर्बिटल वॉल, इन्वॉल्विंग द मीडियल ऑर्बिटल वॉल एंड एक्सटेंडिंग डाउन टुवर्ड द मैक्सिला एंड इन्वॉल्विंग द अपर मैक्सिला, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा एक स्वेलिंग जो मैस था, इट वाज सो मच बिग इन दैट एमआरआई कि उसने तकरीबन सारी चीज़ें कवर की हुई थी और एडजेसेंट नॉर्मल स्ट्रक्चर का भी उसके अंदर पता नहीं चल रहा था। सो मैंने उनको एक वेग सा एक वो बता दिया। तो इसी तरह से आपने भी, अगर आपके पास अगेन आई एम सेइंग कि इस किस्म का पेशेंट आता है और आप या इस किस्म की पिक्चर आ जाती है कि जो एकदम से आप कहते हो कि ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, टिक डायग्नोसिस आपको देना भी नहीं है।
डोंट वरी अबाउट इट कि मुझे तो ये पता नहीं क्या केस आ गया या क्या क्लिनिकल पिक्चर है, ये बहुत बड़ी स्वेलिंग थी या बहुत बड़ा नेक मास था और मुझे नहीं समझ आ रही थी। परेशान नहीं होना। अगेन अगेन आई एम सेइंग कंपोज्ड रहना है, फ़ोकस्ड रहना है, नर्व्स को अपने को कंट्रोल में रखना है। जस्ट अप्रोच द पेशेंट द वे आई एम टेलिंग यू। आपने उसको सबसे पहले तो उसकी क्लिनिकल पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, जो भी चीज़ें आपको 1-2 नज़र आ रही हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर सीटी स्कैन लगा है, तो सीटी स्कैन का आपने उनको बता देना है कि दिस इज़ एन एक्सियल कोरोनल और सैजिटल व्यू, बोनी विंडो है या सॉफ्ट टिश्यू विंडो है, हाइपर इसमें डेंस या हाइपर डेंस मास नज़र आ रहा है और क्या-क्या एक्सटेंशन है और कोई अगर एडजेसेंट आपको ऐसा सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है जो कि एक्सप्लेन करने को लगता है, तो वो आप एक्सप्लेन करते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछने दें, लेट हिम आस्क कि डॉक्टर साहब अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन में कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप छोड़ रहे हो और सिग्निफिकेंट है, तो एग्जामिनर आपसे खुद पूछेगा, देन यू कैन अगेन फोकस ऑन द सीटी स्कैन और उसको आप देख के आंसर कर सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हाँ जी डॉक्टर साहब आप इसका करेंगी क्या? ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कि इट वाज हाइपर इंटेंस मैथ्स और उसके अंदर छोटे-छोटे जो थे वो सॉर्ट ऑफ मुझे हाइपो इंटेंस स्ट्रक्चर्स नज़र मैथ्स से नज़र आ रहे थे। सो आई टोल्ड हिम दैट इट्स अ सॉर्ट ऑफ सर मिक्स्ड बोनी लीजन और देन ही आस्क्ड मी सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? तो मैंने उनसे कहा कि सर आई कांट गिव यू अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल पिक्चर एंड रेडियोग्राफ बट माय डीडी वुड बी fibrous dysplasia, ossified fibroma, and juvenile ossified fibroma and Ewig's sarcoma. So that was actually a juvenile ossified fibroma, but my first diagnosis जो मैंने उन्हें बताया DD में that was fibrous dysplasia. But again I am saying कि बेटा आई डोंट नो कि उसमें उन्होंने डेफिनेटली आई पास दिस टॉक्स बट आई हैव लर्नड थ्रू इट जो मुझे है दैट आई गेन्ड थ्रू माय जर्नी इज एक्चुअली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज अगेन योर अप्रोच। ठीक है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो बेटा हिस्टोपैथ पे ही आएगा। दे आर नॉट आपको कोई वो जादूगर नहीं बना रहे हम कि आप सिर्फ जो है वो सीटी स्कैन और एमआरआई देख के हमें बता दें। ठीक है, अच्छा, then he said if it would be juvenile ossified fibroma डॉक्टर साहब या if it would be ossified fibroma तो फिर आपका क्या ट्रीटमेंट प्लान होगा? ठीक है, सो he gave me this question and I told him that सर अगर इफ़ इट इज़ एन ossified fibroma देन आई जस्ट क्लिक्ड इट कि ठीक है इट्स एन ossified fibroma एंड आई हैव मतलब मैंने उसको डीडी के अंदर मेंशन कर दिया है बट पेट मैंने उसको नहीं बताया था। तो मैंने उनको कहा कि देन आई विल गो फॉर द रिसेक्शन विद द 0.5 टू 1 सेंटीमीटर मार्जिन्स डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपके वो आती है हिस्टोपैथ और जितनी भी उसकी एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स अगर कोई वाइटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है तो। तो उसका देन ही सेड दैट व्हाट वुड बी देन रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस इफ यू वुड रिसेक्ट इट। एंड हाँ, इन्होंने ये भी मुझसे पूछा था कि आईज़ का आपका क्या प्रोग्नोसिस है और वो कहेंगे तो सो आई टोल्ड हिम दैट सर दैट वुड बी डिस्कस इन अगेन इनटू द एमडीटी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। ये मैंने आपको बताया कि वो हर किसी मैनेजमेंट के अंदर शुरू में पहला मेरा जुमला यही होता था कि आई विल डिस्कस माय पेशेंट इन थ्रू एमडीटी और देन दे वो मुझसे जो एग्जामिनर है वो डेफिनेटली इफ़ ही वांट्स टू तो 2-3 एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि एमडीटी में डॉक्टर साहब आप किस-किस से पूछेंगी? सो इसके अंदर अगेन आई थिंक हैव मेंशन्ड कि मैंने एमडीटी के अंदर किस-किस को डालना है, आई गेस सो शायद ओके नहीं, तो एमडीटी के अंदर जो है वो मैंने उनको बताया कि आई विल इन्वॉल्व द ऑप्थेमोलॉजिस्ट, आई विल इन्वॉल्व द पीडियाट्रिशियन, आई विल इन्वॉल्व अ पीडियाट्रिक सर्जन प्रोबेबली, प्रोस्थेटिक प्रोस्थोडोंटिस्ट बिकॉज फॉर द ऑब्चुरेटर एंड एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एज वेल। तो फिर वही बात कि आपको पता होना चाहिए एट दैट टाइम आप 1-2 नाम भी एमडीटी के ले दोगे तो दैट वुड बी इनफ, लेकिन होने रिलेटिव चाहिए। तो देन ही आस्क्ड मी कि रिकंस्ट्रक्शन, सो आई टोल्ड हिम दैट फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द ऑब्चुरेटर एंड देन आई विल गो फॉर सम कंपोजिट फ्लैप। ठीक है, एंड दिस इज़ देखिए अगेन बेटा मैं बात आपको एक जो समझाना चाह रही हूँ कि टेक्नीक आपकी टोक्स जो है इट इज़ ओनली ऑफ द 5 मिनट्स। ठीक है? तो आपको 5 मिनट्स के अंदर इस तरह से टाइम गेन करना है और आंसर भी इस तरह से करना है कि आपका कोई क्वेश्चन ड्रॉप भी ना हो, आपकी रेपुटेशन भी एग्ज़ामिनर के सामने इस तरह की बने कि यू नो व्हाट यू आर सेइंग एंड यू हैव द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ इट एज़ वेल, यानी लॉजिक आपको पता है बैकग्राउंड लॉजिक, और उसके साथ-साथ आपने अपने 5 मिनट भी पूरे करने हैं।
ठीक है? अगर अगेन जिस तरह मैंने अपनी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी उसमें बताया था कि अगर आप इसी एक एक एग्ज़ाम्पल ले लें, इसी उसकी आप फ़ौरन ही सब कुछ बता देंगे उसको पहले ही गो के अंदर कि सर आई थिंक इट्स एन ओसिफाइब्रोमा एंड आई विल डू द रिसेक्शन एंड देन आई विल डू द रिकंस्ट्रक्शन ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो आपके पास आई थिंक 2-3 मिनट के अंदर यू विल बी डन। तो फिर वो 4th और 5th मिनट के अंदर जो है वो आपको उससे आगे पूछेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपने टेक्नीक के ऊपर फ़ोकस करना है, ठीक है? और ये कैसे होगा? ये आप जब बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आएगा, ठीक है? अच्छा जी, देन द थर्ड स्टेशन वाज़ of an NOE scenario. ठीक है? Again, picture was not given, and they have mentioned us a scenario of naso-orbito-ethmoidal fracture, और उसके अंदर जो है वो उन्होंने हमसे जो एग्जामिनर था, he asked me the diagnosis. ठीक है? सिनेरियो के अंदर बेसिकली उन्होंने एपिफोरा दिया हुआ था, पेशेंट जो था उसके ऊपर जो लेसरेशन दी एट दी एरिया ऑफ ग्लैबुलर एरिया पे उसकी लेसरेशन थी अलोंग विद दी, मतलब एक्सटेंडिंग टुवर्ड दी नोज थी, ठीक है? और पेशेंट को एपिफोरा था, मैंने आपको ज़िक्र किया। सो दैट्स अ टिपिकल क्लिनिकल सिनेरियो ऑफ नेज़ो ऑर्बिटो एथमोइडल फ्रैक्चर। अगेन दे आस्क्ड मी कि आपका डायग्नोसिस, सो आई टोल्ड हिम दैट बिकॉज़ एपिफोरा इज़ अ टिपिकल साइन, और दैट इज़ नेज़ो ऑर्बिटो एथमोइडल फ्रैक्चर। अलोंग विद दैट उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप और कौन से क्लिनिकल एग्जाम जो है वो टेस्ट करवाना चाहेंगे। तो वो आपको पता है कि एमसीएल की अटैचमेंट के लिए हम बोस्टरिंग टेस्ट करते हैं, मैनुअली उसको चेक करते हैं, फर्नेस टेस्ट करते हैं। अलोंग विद दैट आप नेज़ोलैक्रिमल के लिए जॉन्स 1 करते हैं, इंट्राऑपरेटिव आप जॉन्स 2 करते हैं। ये भी सारी जो भी आपको ट्रॉमा की हमारी वीडियो अवेलेबल है, उसके अंदर मैंने आपको अलोंग विद दैट आपको जो पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं हमारे ट्रॉमा के, उसके अंदर सारी आंसर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। सो ट्रॉमा की बेसिकली टॉक्स जो है बच्चे उसकी आपको, क्योंकि हम लॉन्ग केस के अंदर इसको बहुत थॉरली कवर कर रहे हैं और उसकी थॉरली हमने आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल किए हुए हैं, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट मच, बट जस्ट इसको स्टेशन क्योंकि था तो मैं इसके अंदर इसको ऐड किया है मैंने, ठीक है? और इन्होंने पूछा भी यही था कि एमसीएल की अटैचमेंट आपको कैसे पता चलेगी। एनाटॉमिक कंसिडरेशंस जो है ना बेटा ट्रॉमा के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्बिटल के अंदर भी, एडनोई के अंदर भी, जो कि हम हमेशा छोड़ जाते हैं, ठीक है? ऑर्बिटल का भी आपको मैंने बताया था, और आगे भी आपको वही बात नोट्स वगैरह में भी हमारे अवेलेबल हैं। वॉल्यूम कितना है ऑर्बिट का, आपके ग्लोब का वॉल्यूम कितना है, आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व कितनी दूर पड़ी, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर आपका कितना दूर पड़ा हुआ है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कितना दूर पड़ा हुआ है, ऑप्टिक कैनाल आपकी कितनी दूर पड़ी हुई है, ये 6, 12, 24, इंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, ऑप्टिक कैनाल, ये 6 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 24, ये 6, 12, 24 का आपका एक फॉर्मूला होता है फ्रॉम द मीडियल ऑर्बिटल वॉल। तो ये आपको पता होनी चाहिए। एनाटॉमिक कंसिडरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इन एनओई आपका एमसीएल अटैचमेंट आपका कहाँ पर है, दैट इज अटैच्ड ऑन द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि इंट्राऑपरेटिवली आप इसको कैसे लोकेट करेंगे। तो सॉरी, इंट्राऑपरेटिवली भी यही इसका बेसिक एक वो है, जो कि फिर वही बात अवेलेबल, इट विल बी अवेलेबल इन योर पीडीएफ नोट्स, कि आपने उसको एक तो आप अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद आ रही है कि जब भी आंसर करने हैं, जो भी आंसर्स आपने अपने बनाने हैं नोट्स में, अगेन एंड अगेन आई से कि नोट्स बनाएं, अपने पॉइंट्स बनाएं, तो आपने हर चीज़ को जस्ट ब्रेक एवरीथिंग इनटू लॉट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है? कहने का मेरा मकसद ये है, इंट्राऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, हर चीज़ को प्री ऑपरेटिव, इंट्राऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ एमसीएल अटैचमेंट की, मुझे ये बात याद आ गई, तो अगेन आई टोल्ड देम कि सर प्री ऑपरेटिवली आप कैसे उसको करेंगे, थ्रू रेडियोग्राफ करेंगे, थ्रू ये आपके जो तीनों टेस्ट हैं ये आप बताएंगे। फिर रेडियोग्राफ्स के ऊपर जो है वो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला उसको देखते हैं कि वो टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ, दैट इज कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द एक्सियल व्यू ऑफ योर सीटी स्कैन। फिर उसके बाद इंट्रा ऑपरेटिवली आप कैसे करते हैं, बिकॉज वो उसके ऊपर फोकस कर रहे थे। तो इंट्रा ऑपरेटिवली आप इस तरह से उसको वो करते हैं कि बेटा पहले तो आप उसको नेकेड आई से जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत जो स्किल्ड पेश होते हैं वो कर सकते हैं। वो नहीं तो फिर आप फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला को पैल्पेट करते हैं और उससे उसके साथ एमसीएल की अटैचमेंट को देखते हैं। अगर वो भी आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर आप
निक देते हैं एट द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट, और उसके बाद आप उसको एमसीएल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? और इसको जहाँ अटैच करना होता है, हम उसको इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट से पीछे अटैच करते हैं, क्योंकि जो बोनी आपकी अटैचमेंट है, दैट इज़ पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी ये जो शेप, जो हम बोस्टन टेस्ट में कहते हैं कि ये ब्लंट हो जाता है, इसकी शेप को दोबारा मेंटेन करने के लिए आपकी बेसिकली पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट, बोनी क्रस्ट जो है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट होती है, और हम इसलिए उसको इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट से 1 टू 2 मिलीमीटर पीछे मतलब ट्राई करते हैं कि हम उसको पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट तक अटैच करते हैं दोबारा कैंथोपैक्सी में, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स। ये फिर अगेन मैंने इसमें ये सारी चीज़ें आपको बता दी हुई हैं। अच्छा जी, स्टेशन 4 जो था बेसिकली, ये जो है, ये जो मैंने एक बच्चे की आपको पिक्चर इसमें दिखाई हुई है क्लिनिकल, पिक्चर वाज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम, और बट इट वाज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। इसमें ये आपको पेशेंट के राइट साइड पे नज़र आ रही है, दैट वाज़ लेफ्ट साइड पेशेंट। और क्लिनिकली आई वुड टेल यू सीरियस मतलब उसको ट्रुथफुली, तो आई जस्ट जब मैंने क्लिनिकल पिक्चर देखी, क्योंकि वो क्लिनिकल पिक्चर थी और 2 पेजेज़ थे, उसमें पहला क्लिनिकल पिक्चर था, फिर उन्होंने मुझे उसको हटा के दूसरा जो था ये इंट्राओरल पिक्चर दिखाई। सो जब मैंने कि पहले क्लिनिकल पिक्चर देखी, तो आई थॉट कि इट्स अ वेबर फर्गुसन सीएन, जो कि दी हुई है पेशेंट को। बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर मुझसे, जब जैसे ही उन्होंने अपने पेपर उठाया और मैंने इनका इंट्राओरल पिक्चर जो कि साथ मैंने मेंशन की हुई है इस तरह की थी, तो फिर मुझे हुआ कि नो, दिस इज़ अ क्लेफ्ट पेशेंट एक्चुअली, जो कि ट्रीटेड हुआ हुआ है। तो दैट सिनेरियो वाज़ ऑफ अ टीज़र क्लास, टीज़र क्लेफ्ट था पेशेंट को, ठीक है? और उसके अंदर उन्होंने इसी तरह से हमसे क्लासिफ़िकेशन पूछी, ठीक है? आफ्टर टेलिंग द टीज़र क्लासिफ़िकेशन, आई डिडन्ट नो एनीथिंग अबाउट दैट। फिर मैं आपको ये टोस्ट का स्टेशन इसलिए बार-बार आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से स्टेशंस ऐसे होते हैं कि आप एक बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ के जाते। नोबडी इज़ परफेक्ट, 100% आप हर चीज़ पढ़ के या रिवाइज़ करके एटलीस्ट नहीं जाते, आप सब कुछ उधर नहीं बता सकते। तो मेन जो आपने फ़ोकस रखना है और मेन जो आपने बार-बार प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ ऑन द अप्रोच, कि आपने कोई भी पेशेंट आपके पास आ जाए, आपने उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है? सो जब मैंने टीचर क्लासिफ़िकेशन उनको बता दी, एंड ही सेड टू मी कि नाउ व्हाट विल यू डू? तो आई टोल्ड हिम दैट सर, आई विल गो फॉर फर्स्ट फॉर द, बिल्कुल उसी तरह से जैसे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पेशेंट का हम सीक्वेंस याद करके गए थे, मैंने वही सीक्वेंस उनको बताया, और उनको मैंने कहा कि सर मैं सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट, एंड जहाँ पर उसकी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट थी, उसमें सिर्फ मैंने सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट मेंशन किया, डिटेल मेंशन नहीं की, और इसी तरह से बोनी टिश्यू मैनेजमेंट कही, और देन आई जस्ट स्टॉप्ड, ठीक है? सो ही सेड के ओके, गुड, करेंगे कैसे सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट एंड हार्ड टिश्यू? सो आई टोल्ड हिम दैट सर, आई हैवंट सीन इट in my clinical training, so I don't know, but then he asked me कि ठीक है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के पेशेंट के अंदर आप क्या क्या करते हैं, मुझे वो बता दीजिए। सो देन ही जस्ट, क्योंकि फिर अगेन अगेन आई एम सेइंग कि जब आप रेपुटेशन अपनी एक रिप्यूट उस एग्जामिनर के सामने सही बना देंगे, तो वो आपको, वो भी हर एग्जामिनर बुरा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स आर देयर टू हेल्प यू, वो कोशिश करते हैं कि आपको पास करें। तो फिर अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द टेक्निक इज़ कि अगर आपके 11 टू 12 टोक स्टेशंस हैं, तो आपको उसमें से तकरीबन 10 स्टेशंस टू 11 स्टेशंस के अंदर आपने अच्छा करना है। अगर एक स्टेशन आपका बहुत बुरा भी हो जाता है, या 2 स्टेशंस भी बहुत बुरे हो जाते हैं, लेकिन बाकी स्टेशंस के अंदर आपने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, या मोर देन एवरेज परफ़ॉर्म किया है, तो योर चांसेस टू गेट थ्रू इट वुड बी इंक्रीज़्ड, ठीक है? सो अच्छा जी, दिस इज़ वुड बी द सीक्वेंस। हाँ, आई आल्सो मेंशन हियर एमडीटी, एंड ही आस्क्ड मी अबाउट इट कि आपकी एमडीटी में क्या-क्या होगा। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट, ये देन ये इसमें आपको हार्ड टिश्यू मैनेजमेंट सारी जो है, ये मैंने आपको दी हुई है टीज़र की, जो कि एट दैट टाइम आई डिडन्ट नो।